चलिए स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हमारी न्यू यूनिट है, यूनिट नंबर 3, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, दिस इज द थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट है ये आपकी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की। और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का चैप्टर शुरू करने से पहले इसमें कुछ लॉज हैं आपको जो देखने पड़ेंगे। उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग दो रूल्स पढ़ने हैं। पहला जो रूल पढ़ना है वो पढ़ना है आपको लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। पहला रूल जो पढ़ना है आपको लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन का पढ़ना है। पहला रूल जो आपको पढ़ना है ये पढ़ना है, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन का पढ़ना है। ये फर्स्ट रूल है आपका केमिकल कॉम्बिनेशन का। एंड नाउ सेकंड रूल इज लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन का रूल्स पढ़ना है। इस रूल्स को लैवोशियर ने दिया हुआ है और इस रूल्स को ऑस्ट्राउस्ट ने दिया हुआ है। इस रूल्स को लैवोशियर ने रिप्रेजेंट किया था 1774 में और इसको प्राउस्ट ने रिप्रेजेंट किया था। दोनों रूल्स आपके सिलेबस के अंदर हैं, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। और ये जो दोनों रूल्स हम पढ़ने वाले हैं ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पढ़ते हैं। इसके बाद जब हमारा क्लास 9th होता है तो फिर इसी रूल्स को आगे जो और बचता है वो रूल्स हमारे इसके दो रूल्स और नीचे मिलेंगे जो क्लास 11th में हम लोग पढ़ते हैं। बट यहाँ पे हम लोगों का सिलेबस के हिसाब से पहला रूल जो है वो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन का है। तो पहला रूल जो हम देखने वाले हैं लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन का देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं फटाफट से। पहला रूल्स लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन का, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन का, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन का रूल्स चेक करेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं। इस रूल्स को जो रिप्रेजेंट किया हुआ था वो रूल्स को देने वाले हैं एंटोनी लैवोशियर। रिप्रेजेंटेड बाय दिस रूल इज रिप्रेजेंटेड बाय एंटोनी, नेम ऑफ साइंटिस्ट एंटोनी लैवोशियर इन 1774 1774 ईस्वी में 1774 में एंटोनी लैवोशियर ने लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन के रूल्स को रिप्रेजेंट किया था। और सबसे अच्छी बात यह है कि एंटोनी लैवोशियर ने ही 1774 के कुछ टाइम पर आफ्टर 2 इयर्स इन्होंने अपनी केमिस्ट्री लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करके इस रूल को प्रूफ करके भी दिया था। सो सर्टिफाइड भी हो चुका है रूल्स बाय द एंटोनी लैवोशियर के थ्रू। तो इस रूल्स का मतलब क्या है फ्रेंड्स, वो देखें कि मजेदार तो वो है। इसमें हम लोग चेक करते हैं क्या है। पहला रूल, मास कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड। मास कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। मास कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। तो इसका मतलब क्या है कि नाइदर बी डिस्ट्रॉयड का मतलब क्या है, मास को आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में डिस्ट्रॉयड नहीं कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे कोई रिएक्टेंट ले लिया, साथ में रिएक्टेंट लिया बी, और ये दोनों मिला के बना रहे क्या बी। तो हमने ए के जितने अमाउंट यहाँ पे लिया, बी के जितने अमाउंट हमने यहाँ पे लिया, वो दोनों मिलकर के सेम अमाउंट यहाँ पे देंगे मेरे को, तभी तो हम बोलेंगे मास कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड because here reactants mass is as compared to same in the rate compared to products mass। यानी कि हम एक लाइन और भी दे सकते हैं यहाँ पे क्या, in a chemical reaction mass of reactant is same for products।
प्रोडक्ट्स के लिए मॉस जो रिएक्टेंट का होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ये बोलते हैं हम। अच्छा, इसमें अगर यहाँ पे अगर मॉस इसका जितना है रिएक्टेंट का उतना मॉस प्रोडक्ट पे नहीं मिला तो हम लोग इसके लिए इस रूल्स को गलत साबित करेंगे। अभी फिलहाल नहीं होगा, आगे जाके ये रूल बहुत दूर तक नहीं चलेगा। यानी कि मॉस मस्ट बी सेम, मॉस मस्ट बी सेम फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट्स। यानी कि जो मॉस रिएक्टेंट का होगा सेम होना चाहिए मॉस किसके, प्रोडक्ट्स के। तभी हम बोलेंगे कि लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि नुकसान नहीं होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए, उसको बचा के रखने को हम बोलते हैं कंजर्वेशन। तो यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में, और रिएक्टेंट एरो के दिस इज राइट एट द लेफ्ट साइड ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ द एरो एंड राइट साइड ऑफ द एरो इज राइट द प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। तो रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट साइड और प्रोडक्ट हमेशा राइट साइड में होगा। अब इसको समझने के लिए यहाँ पे आपको देखना क्या है, तो देखिए हमने सपोज कीजिए एग्जाम्पल से देखेंगे, मॉस कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड अकॉर्डिंग टू द लॉस ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। यानी कि मॉस ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी मॉस इक्वल टू मॉस ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि मॉस ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू मॉस ऑफ प्रोडक्ट्स। यानी कि मॉस जो रिएक्टेंट का हो वो प्रोडक्ट के मॉस के क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन नॉट बी गेन। तो अगर इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, इसको आगे बढ़ाया भी नहीं जा सकता, यानी कि सेम होने चाहिए, तो हम बोलेंगे लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन क्या है, सही है। तो क्या हुआ, हमने केमिकल रिएक्शन कराया और लिया हमने कार्बन और साथ में लिया हमने ऑक्सीजन। कार्बन हमने जो लिया वो सॉलिड स्टेट में लिया हुआ, ऑक्सीजन हमने जो लिया वो गैसियस स्टेट में लिया हुआ है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अब ये कार्बन सॉलिड स्टेट में है और ये गैसियस स्टेट में है, दोनों के फेज क्या है, डिफरेंट है। हियर सॉलिड एटम्स, हियर गैसियस स्टेट, बट इफ combined together carbon and oxygen then it will produce the 1 moles of the carbon monoxide। यहाँ पर मिला मेरे को कार्बन मोनोऑक्साइड मिला। अब अगर यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड मिला तो देखना ये है कि यहाँ पर मास कितना और यहाँ पर मास कितना। अगर दोनों का मास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का सेम हुआ तो ये लॉ सही है, अगर गलत हुआ तो फिर ये लॉ गलत है। तो देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर कार्बन की वैल्यू कितनी है, 12 ग्राम है, आप जानते हो कार्बन का मास 12 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 ग्राम होता है। तो अगर 12 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विद द 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, सो व्हाट हैपेंस कार्बन की वैल्यू यहाँ पे कितनी 1 एटम है, यानी यहाँ पे भी कार्बन का मास कितना आएगा, 12 भी आएगा, और ऑक्सीजन इसके साथ में है वो भी 16 ग्राम ही आएगा। यानी यहाँ हमने रिएक्टेंट कितनी लिया था, 6 to 8 एंड 1 28 ग्राम हमने लिया टोटल, क्या कार्बन और ऑक्सीजन का मिला के, यानी कि रिएक्टेंट हमने कितना लिया 28 ग्राम। अब यहाँ प्रोडक्ट कितना मिला, 6 to 8 112, क्या मिला है मुझे 28 ग्राम का ही क्या मिला है, प्रोडक्ट भी मिला मेरे को। यानी कि जितना रिएक्टेंट हमने मास का लिया है उतना ही हमने प्रोडक्ट का मास पाया है। तो ये लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन यहाँ पे तो सही है। अभी अगला एग्जाम्पल इसका और चेक करते हैं। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अच्छा इसका फेज जो कार्बन मोनोऑक्साइड का होगा वो कैसा फेज होगा, यहाँ पे फेज क्या होगा, ये तो सॉलिड था, ये गैस था, ये कैसा मिल रहा है, गैसियस मिल रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, हमने यहाँ कार्बन सेम रखा 12 ग्राम ही रखा है, और ऑक्सीजन इस पर हमने वैल्यू बढ़ा दिया, क्या हमने यहाँ पे कर दिया है O2। O2 का मतलब क्या है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन का कितना होता है चार्ज 16, तो O2 का कितना हो जाएगा 60 × 2, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया 32 ग्राम्स हो गया। तो 12 + 32, यहाँ पे क्या मिला मेरे को, CO2 मिल गया है। यहाँ ऑक्सीजन का एक एटम सेपरेटेड मॉलिक्यूल्स में आ गया, यानी कार्बन यहाँ पे कितना आ रहा है, वो भी आ रहा है 12 प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यानी कि 16 × 2, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर 12 ग्राम था, यहाँ 32 ग्राम था, तो 2 और 2 कितना हो गया 4, और 3 और 1 कितना हो गया 4, यानी टोटल रिएक्टेंट्स हमने जो लिया हुआ है वो कितने ग्राम्स लिए हुए हैं, वो हमने लिए 44 ग्राम्स। यहाँ पर प्रोडक्ट्स मेरे को क्या वैल्यू मिल रही है, प्रोडक्ट की जो वैल्यू मिल रही है ये वैल्यू कितनी आ गई 32 आ गई, यहाँ पे आया 12 प्लस ये कितना होगा 32, यानी कि अगर आप इसको दोगे 2 और 2 कितना हो गया 4, और फिर 3 और 1 कितना हो गया 4, यानी कि 44 ग्राम्स का मेरे को प्रोडक्ट्स भी मिलता है। यानी कि 44 ग्राम हमने रिएक्टेंट लिया तो जो प्रोडक्ट की वैल्यू मिलती है वो 44 ग्राम्स ही मिलती है। तो हम बोलते हैं कि लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन फिर अभी सही चल रहा है। उसके बाद का 9
सेकेंड लॉ देखेंगे हम लोग। सेकेंड लॉ है आपका लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। सेकेंड लॉ ऑफ डेफिनिट proportion लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन में क्या है, इस रूल को रिप्रेजेंट किसने किया वो देख लीजिए। रिप्रेजेंटेड बाय लुईस प्राउस्ट, नेम ऑफ साइंटिस्ट लुईस प्राउस्ट। लुईस प्राउस्ट ने इस रूल को रिप्रेजेंट किया था 1881 के अंदर। तो इसमें क्या है, लॉ ऑफ डेफिनिट का मतलब आप जानते हो निश्चित, प्रोपोर्शन का मतलब क्या हो रहा है, निश्चित जो अनुपात में आ रहा है वो कोई फिक्स वैल्यू होगी। इसका मतलब क्या है कि a chemical compound always consists of the same ratio of the reactant। a chemical compound consists of the same elements combined। यानी कि क्या है, कोई भी कंपाउंड होगा तो उसका जो कंसिस्ट मतलब उसका जो उसका पार्टीशन जो उसका फॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट का, वो क्या होगा, सेम एलिमेंट्स के कंबाइन होने से होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ हमने लेते हैं वाटर, H2O लेते हैं। अब इस वाटर को बनाना है आपको, तो ऐसा नहीं है कि इस वाटर के अंदर क्या है, एक तो है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। आप ये जानते हो कि दोनों के दोनों गैसियस फेज में होते हैं। दोनों के दोनों फेज कैसे होते हैं, गैसेस में होते हैं। और वाटर जो मेरे को मिलता है वो भी वेपर्स फॉर्म में मिलता है, वाटर बनाया जाता है, एक फिल्म बनी हुई इस पर आप जानते हो। तो क्या होता है, वाटर का फॉर्मेशन हो सकता है अगर दोनों फेज गैसेस में मिल जाए मेरे को। हाइड्रोजन तो गैसेस में होगा, इट मे बी आल्सो फाउंड इन लिक्विड स्टेट, बट हियर ओनली वन इन द गैसेस स्टेट। व्हेन ऑक्सीजन गैसेस स्टेट आर रिएक्ट विद द गैसेस स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, देन इट विल प्रोड्यूस द वेपर्स फॉर्म ऑफ द वाटर। तो अगर ये दोनों गैसेस स्टेट में होंगे तो जो हमारे को वाटर मिलेगा वो भी वेपर्स फॉर्म में ही मिलेगा। अब मजेदार बात क्या है कि वाटर यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2 एंड ऑक्सीजन हियर 1। अब यहाँ का रेशियो का चेक करो, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है 1 हाइड्रोजन का 1 ही होता है, यहाँ पर 2 है, और 1 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है रेशियो। तो 2 1 2 और 8 है, तो ये कितना होगा 1:8 का होगा। यानी कभी भी वाटर का फॉर्मेशन अगर जब भी होगा तो डेफिनिट प्रोपोर्शन में होगा, किसके, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के, और वो 1:8 का रेशियो होना चाहिए। अगर आपने रेशियो यहाँ पे वैल्यू आपने इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया है तो वाटर का फॉर्मेशन तो नहीं होगा, हो सकता है कोई अदर कंपाउंड फॉर्मेशन हो सके। तो डेफिनिट प्रोपोर्शन के रूप में a chemical compound consists of the same elements of the combined। जब सेम एलिमेंट का कंबाइंड होता है तो उनका एक रेशियो फिक्स होता है, जिसे हम लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन का लॉ बोलते हैं। इस रूल्स को आप लोग चेक करेंगे। अभी यहाँ पर ये भी बताया गया था, जैसे कार्बन और मोनोऑक्साइड बना था मेरे को, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना, यहाँ पर 12 है और यहाँ पे कितना 16 है। तो इसमें रेशियो क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ भी है, यहाँ पे आ रहा है 4 3 जा, और यहाँ पे आ रहा है क्या 4, यहाँ का रेशियो क्या है 3:4। अगर आपको कार्बन और ऑक्सीजन मिला के कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना होगा तो रेशियो कार्बन और ऑक्सीजन का 3:4 का ही होना चाहिए। लेकिन अगर आपने कार्बन और डाइऑक्साइड बनाने की कोशिश कर लिया, ये CO2 बनाने की कोशिश किया, तो यहाँ पे देखिए सेम एलिमेंट है, बट सेम एलिमेंट रेशियो क्या है, यहाँ रेशियो मस्ट बी डिफरेंट। व्हाई, बिकॉज कार्बन हियर 12 बट ऑक्सीजन हियर 32। अब आप अगर इसको करोगे 4 3 जा और 4 8 जा, यहाँ रेशियो क्या होगा 3:8 का होगा। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड अगर फॉर्मेशन करना है तो रेशियो विल बी सेम बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पर रेशियो क्या डिफरेंट है कार्बन एंड ऑक्सीजन का। यहाँ वाटर बनाना है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको आप इन दोनों लॉस को देखिएगा। बाकी तब तक के लिए थैंक यू।